Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Larib Malik, consultant gynecologist and your mentor at MedPros. हम आपको जिस तरह से हमने आपको एक फ्री कोर्स ऑफ़र किया है जिसमें हम MRCOG की बुक्स में जो MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो आज हम मास्टरिंग बुक्स जो है हमारी फॉर द सिंगल बेस्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर द पार्ट टू MRCOG एग्जामिनेशन हम उसको डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। इसमें जो है वो MCQs हैं, रिकॉल्स भी होती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ अर्ली प्रेगनेंसी and question number 1 is a woman who is 9 weeks pregnant comes to the early pregnancy assessment unit complaining of severe nausea and occasional vomiting. She is not keen on drug therapy. What is your advice? अच्छा, अब देखें इसमें ये होता है कि MRCOG की बुक्स दे आर वेरी गुड क्योंकि इसमें आपको रिकॉल पूरी मिलती है, स्टेम पूरी मिलती है, सिनेरियो पूरा होता है। हमारे एग्ज़ाम में भी इसी तरह होती हैं 4-4 6-6 लाइंस की सिनेरियो। तो हमारी जो एक अप्लाइड नॉलेज की हैबिट, एक प्रैक्टिस जो डेवलप होती है, ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले ना। तो इसलिए लेकिन अब ये नहीं है कि ये जो रिकॉल या जो भी इन्होंने ऑप्शन बताया हुआ ये गलत है। बेसिकली गाइडलाइंस जो होती हैं वो अपडेट हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑप्शन चेंज हो जाता है। जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 में द ऑप्शन इज़ ड्रिंक जिंजर सिरप, लेकिन अब इसमें जो न्यू गाइडलाइंस 2024 में ही आई है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यही कहते हैं कि प्लीज़ डू नॉट आस्क द पेशेंट टू टेक जिंजर सिरप और सच थिंग्स बिकॉज उससे GIT अपसेट्स हो रहा है पेशेंट का। तो आपने जो एक नॉन फार्मास्यूटिकल जो आप उसको एडवाइस दे सकते हैं वो यही है कि टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स अगर द पेशेंट इज़ नॉट कीन ऑन टेकिंग ड्रग्स। अदरवाइज़ ये जो बाकी सारी इसमें बातें लिखी हुई हैं ये बिल्कुल ठीक है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम का इंसिडेंस 3.5 पर 1000 डिलीवरीज होता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम इज सिवियर मॉर्निंग सिकनेस एंड वॉमिटिंग रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन। ये अब जो है ना ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। उसमें वो ये कहते हैं कि पेशेंट की जो है वो शी इज़ अनेबल टू रिटेन फूड एंड शी इज़ हैविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी ख़राब हो गई है और साथ में उसको डिहाइड्रेशन है। तो वो इस तरह से अब उन्होंने बहुत सब्जेक्टिव कर दिया है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम की डेफिनेशन को भी। पहले हमें ये बताया जाता था कि पेशेंट का जो है वो प्री प्रेगनेंसी वेट से 5% जो है वो उसका कम हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है या कीटोन्स हो गए हैं। अब वो इस तरह से नहीं है। और उसके अलावा जो है वो हमें ये सारी बातें पता है कि सिम्टम्स स्टार्ट बाय 8 वीक्स एंड यूजली डिसअपीयर अराउंड 16 वीक्स। इट अकर्स मोर कॉमनली इन मल्टीपल एंड मोलर प्रेगनेंसीज। और RCT जो एंड सिस्टमिक रिव्यूज़ जो हैं दे कन्फर्म दैट, लेकिन अब जो वो न्यू गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली नहीं देना हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 33-year-old woman, Gravida 3, Para 2, comes to the emergency department complaining of excessive vomiting for the last 3 days. She is otherwise asymptomatic with a normal past medical history. She is admitted and her thyroid function test showed a low thyroid stimulating hormone level with a raised free thyroxine, यानी कि उनका T4 जो है वो ज़्यादा है और TSH कम आया हुआ है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टू डिफ्रेंशिएट ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसमें जो THHG है ये एक हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम में ही एक कंडीशन हो जाती है, लेकिन उसको हमने सिम्टोमेटिकली ही मैनेज करना होता है। तो इसमें हम कैसे पता लग सकता है हमें कि पेशेंट को पहले जो है वो कोई थायराइड का इशू था, ये अभी ये प्रेगनेंसी में हुआ है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ टाइटर हम पेशेंट का कराएं। हर पेशेंट का नहीं कराना होता, लेकिन चूँकि इसमें वो हमसे डेफिनेटिव आंसर चाह रहे हैं कि हम बताएं कि क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी, तो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू डिफ्रेंशिएट। अब transient THHG is a self-limiting condition with hyperthyroidism occurring in some cases of the hyperemesis gravidarum. It also usually resolves by 18 weeks of pregnancy with return of the normal thyroid function test. तो वो यही बता रहे हैं कि it may be responsible for 40 to 70% of thyroid function abnormalities in pregnancy. Elevated levels of gonadotropin have a thyrotropic activity, lower TSH and raised T4 हो जाता है and causing the transient THHG. Although a negative past history and absence of clinical signs of hyperthyroidism is also useful to exclude Graves' disease, thyroid antibody tests are still essential to confirm the absence of Graves' disease. अगर हमने confirm करना है तो फिर हमें ये टेस्ट कराना है, और उसके अलावा हमें कोई जो है वो ज़्यादा ट्रीटमेंट इसके करने की ज़रूरत नहीं होती एक्सेप्ट फॉर कि हम उसका हाइपरमेसिस को ही मैनेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, a primary gravida who is 10 weeks pregnant is complaining of slight vaginal bleeding and the occasional abdominal colic. Ultrasound showed a live singleton pregnancy corresponding to her last menstrual period. She is worried about losing this pregnancy and asks for any medication to help keep the pregnancy. She has read something about progesterone treatment. How will you counsel her? अब ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इस तरह से हो गया है कि क्योंकि अब देखें इसमें उन्होंने वही बात है, ऑप्शन दिया हुआ है कि देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू रिकमेंड द यूज़ ऑफ एनी प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी,
लेकिन अब जो न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं उसमें अगर थ्रेटन मिसकैरेज है तो हम उसको वो TLC लेबल करते हैं, टेंडर लव एंड केयर। तो उसमें वो कहते हैं कि आप प्रोजेस्टेरॉन पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एडवांसेस जो हैं। Question number 4. A 20-year-old woman who was 9 weeks into her first pregnancy has just had a complete miscarriage and she is distressed and very tearful. You have explained that miscarriage does not affect her future fertility. Her partner is worried about her anxiety may persist and may be a possible cause of delayed pregnancy. What else will you tell them? तो हमने उनको जो ऑप्शंस इनमें बताए हुए हैं, ये भी एक MRCOG वाली बुक्स का ही रूल होता है और कम समटाइम्स हमारे एग्जाम में भी रूल आ जाता है कि जो सबसे लंबी स्टेटमेंट होती है ना, बहुत एक्सप्लेन करके वही यूजली राइट आंसर होता है। खैर और भी बहुत तरीके होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता से डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से अपना टाइम मैनेज करके और अपने राइट ऑप्शन तक पहुंचना है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमने बेस्ट आंसर ऑप्ट करना है। और हमेशा आपका जो ये एग्ज़ाम होता है CPSB का, इसमें आपको 2 ऑप्शंस में तो डेफिनेटली काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि राइट आंसर कौन सा है। तो हमने बेस्ट आंसर किस तरह से ऑप्ट करना है, उसके डिफरेंट वेज होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, इसका आंसर यही है कि हर दैट इज़ ऑप्शन डी, हर एंगजाइटी विल मोस्ट लाइकली डिसअपीयर इन अराउंड 4 months व्हेन शी गेट्स ओवर इट। मतलब शी विल टेक एटलीस्ट शी नीड्स 4 months टू गेट ओवर इट। उसमें हमने अब जिस तरह से इसमें 2 जो एक्सप्लेनेशन में बातें इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो स्टडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो 30 to 50% ऑफ द मिस कैरेजेस केसेज एक्सपीरियंस एंगजाइटी सिम्टम्स। एंगजाइटी सिम्टम्स 30 to 50% में हो रहे हैं और डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं 10 to 15% में। और हमने उनको जो है विच मोस्टली परसिस्ट फॉर अप टू 4 months। और उन्होंने वो स्टडी कोट कर दी साथ में कि उसमें उन्होंने यही बताया कि एटलीस्ट उनको प्रीवियस मिसकैरेज के साथ एंगजाइटी और डिप्रेशन की एसोसिएशंस हैं। Question number 5. A woman who is 11 plus 3 weeks pregnant complained of abdominal colic and an attack of brisk vaginal bleeding. A repeat ultrasound confirmed fetal demise. You diagnosed inevitable miscarriage. She is considering expectant management. How will you counsel her? देखिए इसमें वही बात है कि वो जो हमारा ये एग्ज़ाम है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें सिखाई जाती है वो यही है कि आपने पेशेंट को हमेशा ऑप्शंस देने हैं। इफ़ शी इज़ कंसिडरिंग एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट तो आपने उसको बताना है कि आप अगर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की तरफ जा रही हैं तो इसकी ये रिस्क हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उसमें हमने जो फिर इनको ऑप्शन बताना है दैट इज़ सी, एक्सप्लेन दैट शी इज़ एट हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। वो यही बात है, यू मस्ट रिस्पेक्ट अ पेशेंट्स विशेज़ एंड ऑफर डिफरेंट ऑप्शन बट डू नॉट रिकमेंड एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इफ़ देयर आर नो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू वेरियस अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन। क्योंकि उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स अगर बढ़ रहे हैं तो आपने पेशेंट को बता देना है कि दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। क्योंकि हम 3 ऑप्शन ही होते हैं ना हमारे पास, एक्सपेक्टेंट, मेडिकल या सर्जिकल। तो इफ़ शी इज़ ऑप्टिंग फॉर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट तो हमने बस रिस्क फैक्टर्स उनको एक्सप्लेन कर देने। Okay, question number 6. A woman who is 11 weeks pregnant with confirmed miscarriage was very hesitant in deciding on medical or surgical management. She was still keen on avoiding the anesthetic and surgical risks if possible. What will you tell her about her chances of not having surgery if she opts for medical management? अच्छा, अब इसमें वो बेसिकली इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट का सक्सेस रेट कितना है। तो अगर हम पेशेंट को जो भी अगर मिसकैरेज के साथ हैं तो हमने उनको अगर मेडिकल ऑफ़र किया है ट्रीटमेंट तो 70% जो है उन पेशेंट्स में इट अवॉइड्स द नीड ऑफ सर्जरी इन ओवर 70% ऑफ द वुमेन। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है जो मेडिकल मैनेजमेंट का रेट है और अवॉइड कर जाते हैं सर्जरी को। क्वेश्चन नंबर 7. अ 20-year-old वुमन कम्स टू द अर्ली प्रेगनेंसी असेसमेंट यूनिट विद 7 + 6 weeks amenorrhea and mild to moderate vaginal bleeding with the occasional abdominal pain. She has a positive pregnancy test but refuses a transvaginal ultrasound scan. अब इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है दैट शी इज़ रिफ्यूजिंग फॉर इमेजिंग जो है कि हम ऑफ़र कर रहे हैं। हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन? तो उसमें वही बात है कि रिस्पेक्ट हर विशेज़। हमेशा जब भी ऐसे कोई ऑप्शन आ जाए तो आपने हमेशा ये ढूंढना है कि कहीं है ऐसा ऑप्शन, चाहे आपका रिटर्न का एग्ज़ाम हो या चाहे आपका इंशाल्लाह टोक्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें ऑलवेज़ रिस्पेक्ट हर विशेज़ बट एक्सप्लेन कि क्या लिमिटेशंस हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या रिस्क्स हैं जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं उस प्रोसीजर के या उस ट्रीटमेंट ऑप्शन के। तो उसमें उन्होंने यही बता दिया, रिस्पेक्ट हर विशेज़ बट एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ट्रांस एब्डोमिनल वर्सेस ट्रांस वजाइनल स्कैन, कि उसमें हमें जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी अगर हम ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करेंगे, और 71% हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है इफ़ वी गो फॉर TVS। तो ये हमें उस पेशेंट को बताना है इस तरह से कि 71% विच इंक्लूडेड डिटेक्शन ऑफ एक्टोपिक फीटल पोल, योक सैक, डेसिडुअल कास्ट या कोई एडिनेक्सल मास है, ये फ्लूइड है अगर हमारा पाउच ऑफ डक्टस में, तो वो हमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन TVS पे ज़्यादा अच्छी मिल जाती है।
एंड TVS अवॉइड्स द डिस्कम्फर्ट ऑफ अ फुल ब्लैडर एंड सेव्स टाइम वेटिंग फॉर द ब्लैडर टू फिल। जिस तरह हमें पता है कि अर्ली जेस्टेशन पे हमें ब्लैडर फिल होता है तो फिर हमें ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे नज़र आता है, और ये ओबीज पेशेंट्स में भी बहुत जो है हेल्पफुल है, सुपीरियर है। अगर रिट्रोवर्टेड यूट्रस है या तो भी इट बाईपास इज द ऑब्स्टिकल सच एज बोन, गैस फिल बावल और एक्सटेंसिव पेल्विक एडहेजन्स। Question number 8. A woman who is 8 weeks pregnant complains of vaginal bleeding. An ultrasound scan shows a crown rump length of 7 mm but no visible fetal heart rate. You advise her to come for follow-up scan after 7 days. She expressed her concern that waiting that long may harm the pregnancy or her health. How will you counter her concerns? अब इसमें भी पेशेंट है और उसको कुछ कंसर्न्स हैं, तो हमने उनको समझाना है कि ऐसा जो है assure her that waiting for a repeat scan will have no detrimental effect on the outcome of the pregnancy or her health. तो ये है भी इसी तरह से, क्योंकि HCG अगर हम कराएं तो वो हमें नहीं बताता कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है या टॉपिक प्रेगनेंसी है, तो दैट इज़ नॉट हेल्पफुल सिंगल जो है HCG की मेजरमेंट, और फीटल डिमाइस का भी नहीं बताती, तो फिर इसलिए हमें 1 वीक के बाद रिपीट स्कैन कराना ही होता है, ये रूल है। और क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द कम्युनिटी मिडवाइफ कॉल्स यू अबाउट एन 8-week प्रेगनेंट वुमन हु इज़ कंप्लेनिंग ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल कॉलिक. A repeat scan confirmed fetal demise. She opted for expectant management. Her bleeding and abdominal pains have resolved. The woman wants to know how to confirm the miscarriage is complete. What is your advice? तो इसमें यही है कि पेशेंट को अगर हमने एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ऑफ़र की है तो उसमें भी हमने पेशेंट को ये कहना होता है कि आप अपना 3 वीक्स के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पेशेंट सेफ्टी भी है, इसको हमने मिस नहीं करना होता। रिपीट प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन एन अल्ट्रासाउंड स्कैन और रिपीट सीरियल HCG। सिंपल मिस कैरेज है ना, कोई मोलर या इस तरह का तो कुछ नहीं है, तो बस इसलिए हमने जस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और वो भी 3 वीक्स के बाद, क्योंकि वो यही यूजली जो उन्होंने स्टडीज़ की हैं, जो डाटा कलेक्ट किया उसमें यही बता रहे हैं कि 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर पेशेंट का बीटा HCG लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, विच इज़ लेस दैन 5 इंटरनेशनल यूनिट्स। और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज़ अ वुमन हु इज़ 11 वीक्स प्रेगनेंट इज़ डायग्नोज विद इनकम्प्लीट मिसकैरेज. शी ऑप्ट्स फॉर मेडिकल मैनेजमेंट. व्हाट विल यू ऑफर हर? अब इसमें ये ना हमारा एक बैकग्राउंड नॉलेज असेस करने की बात है कि 11 वीक्स पे हमने उनको क्या देना है, और लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो उसके लिए हमने जो है फीगो का एक बहुत ज़बरदस्त उसका बॉक्स है, वो ज़रूर आप लोग गो थ्रू करें, और उसके अकॉर्डिंगली बिकॉज शी इज़ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो हमने उनको मीसोप्रोस्टॉल जो है वो हम उनको दे सकते हैं। एडवांटेज मीसोप्रोस्टॉल जो है वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और हाई सक्सेस रेट है इसका अलोन का, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मल्टीपल है, वी कैन गिव द पेशेंट विजाइनल, ओरल और सबलिंगुअल, बीइंग सुपीरियर टू, कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। तो बस ये है कि सिस्टमिक जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो फिर वजाइनल में नहीं आते, तो वो इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11. A pregnant woman is diagnosed with miscarriage based on absent cardiac pulsation in repeat scans. अब repeat scans हो गए हैं तो फिर confirm miscarriage है. She opted for surgical management as her work commitment would not allow for a long wait, and she feels she may not be able to cope with the bleeding and the pain if she opts for medical management. She was undecided. However, an outpatient setting manual vacuum aspirating जो है under local anesthesia or a hospital evacuation curettage under a general anesthesia, how will you counsel her? मतलब वो patient decide नहीं कर पा रही कि उसने MVA कराना है जो कि आउट पेशेंट बेसिस पे हो जाता है, या फिर उसने एडमिट होकर अंडर GA EVA कराना है। तो उसके लिए हमने पेशेंट को काउंसिल करना है, एंड दैट इज़ वी विल एक्सप्लेन दैट द मीडियन वेटिंग टाइम, द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द मीन ब्लड लॉस वर ऑल लोअर इन आउट पेशेंट सेटिंग्स। तो हम जो है उनको समझा सकते हैं कि MVA कराना भी वेरी सेफ़ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस है, ग्रुप डिड नॉट फील दैट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस सपोर्ट्स वन टेक्निक ओवर द अदर। लेकिन उसमें यही है कि हमें पेशेंट को प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे से वो बच जाएंगी, उनको जो एनेस्थीसिया मिलेगा उससे बच जाएंगी वो। लेकिन साथ में वो ये बात भी करते हैं कि वुमेन शुड ऑलवेज बी एम्पावर टू मेक देयर ओन इन्फॉर्म्ड कंसेंट विदाउट रिकमेंडिंग एनी स्पेसिफिक चॉइस। वही बात हर जगह हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगी कि एम्पावर द पेशेंट, इन्फॉर्म कंसेंट। उसको आप दोनों तीनों उनको जो है ना पेशेंट को ऑप्शंस बताएं, और साथ में उनकी कॉम्प्लिकेशन, उनके सक्सेस रेट सब कुछ बता के ही आपने उनको जो है फिर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12. A 23-year-old woman in her second pregnancy presents to you requesting surgical termination of pregnancy. She is 11 weeks pregnant, verified by ultrasound scan.
व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ यूट्राइन परफोरेशन इन दिस केस? सेकंड प्रेगनेंसी है और उसके अलावा उनको सर्जिकल टर्मिनेशन करनी है 11 वीक्स पे। तो हमें बस सिंपल याद रखनी है कि 5/1000 124 उन्होंने लिखा हुआ है, 5/1000 जो है वो रिस्क होता है परफोरेशन का, अगर जो है इज़ नॉट मोर देन 1 to yes. What is the risk of uterine perforation in this case? 1 to 4 per 1000. And cervical trauma, the risk of damage is no more than 1 per 100 and is lower for the first trimester abortions. Trauma is less likely if cervical preparation is undertaken in the line with the best practice. ठीक हो गया. And question number 13 is a 31-year-old woman is booked for surgical termination of pregnancy at 9 weeks gestation. Which of the following options is correct regarding prevention of infective complications? तो हमने जो है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं. तो डॉक्सीसाइक्लिन जो है ना वो रिकमेंडेड है फॉर द प्री सर्जिकल अबॉर्शन एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस. ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इसके लिए एक प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर एक करता है. अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम 500 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं विद इन 2 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर. क्लेमेरिया गोनोरिया के लिए ख़ासतौर से कवर करने के लिए जो है वो हम पेशेंट को प्री प्रोसीजर देते होते हैं. The general practitioner calls you out of hours to ask what to do because she has an 8-week pregnant woman who is complaining of moderate right abdominal pain and slight vaginal bleeding. What is your advice? तो वो यही बात आपसे जो है वो बेसिकली एक टॉपिक की तरफ रेफ़र करना चाह रहे हैं. तो उन्होंने हमें यही ऑप्शन दिया है कि इमीडिएट रेफरल करना है टू द इमरजेंसी गायनोकोलॉजी यूनिट, क्योंकि हमने जो है वो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत लोअर रखना होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ द टॉपिक प्रेगनेंसी. क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो मैनेज हो जाए डिटोरिएट होने से पहले, तो उससे वो भी कहते हैं कि उन्होंने तो स्टडीज़ की होती है ना, डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है. अब लॉस ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स वो देखते हैं कि अगर पेशेंट को हमने अर्ली मैनेज किया या लेट मैनेज किया तो उससे उसके कितने जो है वो कैलीज वेस्ट हुए. तो हेल्थ आउटकम्स के लिए ये लोग मैयर करते हैं इसको. A year of life lived in a perfect health is worth 1 cali. A year of life lived in a state of less than this perfect health is worth less than 1 cali, while death or loss of life is associated with 0 calis. तो ये इन्होंने एक जो है वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है मैयर करने के लिए कि पेशेंट को हमने जो है वो मैनेज किया तो वो कितना अच्छा हेल्थ आउटकम था पेशेंट का ना. The midwife in the early pregnancy assessment unit asks you to review a woman who has 7 weeks amenorrhea, but the previous and the current ultrasound could not locate the pregnancy. The HCG increased from 800 to 1600 after 48 hours. The woman is fit and well with no signs of symptoms. What is your next plan? अब उन्होंने 2 बीटा HCG की 48 आवर्स अपार्ट जो है वो मेजरमेंट्स उनकी देख ली हैं. तो उसके लिए हमने यही करना है कि पेशेंट को कहना है कि अभी इसको हम क्योंकि लेबल करेंगे एज प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन. 1500 से बीटा HCG जो है वो कम हो और प्रेगनेंसी लोकेट ना कर पा रहे हो तो हम उसको लेबल कर देते हैं pregnancy of unknown location, absence of any signs of the intra or extrauterine pregnancy or retained products of conception in a transvaginal scan in spite of a positive pregnancy test. Serum progesterone or inhibin levels may be useful in resolving अगर pregnancy of unknown location अगर हम देख रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, लेकिन वो एक्टॉपिक को डायग्नोस कराने में हेल्प नहीं करता. और वायबल और एक्टॉपिक में भी डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हम रिकग्नाइज गाइडलाइन रिकमेंड करती हैं. स्कैनिंग विद इन 7 days इफ़ बीटा HCG इज़ 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर ml और हायर. There is no 100% accurate method to predict the clinical outcome of pregnancy of unknown location. इसमें हमने यही करना होता है कि पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज करना होता है, सीरियल बीटा HCG स्कैन्स कराने होते हैं और साथ में उनका ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना होता है. फिर उसमें 3 आर्म्स बनती हैं. उसमें या तो पेशेंट जो मिसकैरेज हो चुका होता है और वो बीटा HCG फॉल करने लग जाता है, या फिर पेशेंट को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, या फिर हेल्दी और वायबल प्रेगनेंसी होती है. तो वो हमें फिर बीटा HCG और ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो पता चलता है. हम बीटा HCG कराते हैं. बीटा HCG सब ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है या फिर हेल्दी डबल हो रहा है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि फिर हमने TVS कराना है फ़ौरन या नहीं कराना. Question number 16. The serum beta HCG of a symptomless woman with a pregnancy of unknown location has dropped by more than 50% after 48 hours. What is the next स्टेप यू एडवाइज? बीटा HCG जो है हमने उनका फॉलो किया प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन के लिए, तो हमने उनको यही करा आस्क हर टू सबमिट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर 14 days इफ़ शी स्टेज इन सिम्टोमेटिक. मतलब पेशेंट का वही वाली बात होगी, क्योंकि उसका फॉल कर गया बीटा HCG तो इट वाज अ मिसकैरेज, या उनका जिस तरह बायोकेमिकल प्रेगनेंसी थी और वो लॉस हो गया. तो हमने उनको वही 2 to 3 वीक्स की विंडो देनी है कि इफ़ शी रिमेन्स एसिम्टोमेटिक तो बस एक दफ़ा 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद अपना बीटा HCG रिपीट कर लें, या यूरिन प्रेगनेंसी तो यूरिन प्रेगनेंसी रिपीट कर लें और दैट्स इट.
Question number 17. A woman who is 8 weeks pregnant is offered laparoscopic surgical management of an ectopic pregnancy. She had a previous normal pregnancy and vaginal delivery. How will you justify laparoscopic salpingectomy as opposed to salpingostomy? इसमें ना सिंपल रूल है, कॉम्प्लिकेशन करनी ही नहीं है. आप हमेशा अगर कॉन्ट्रालैटरल ट्यूब इज़ हेल्दी तो आप उसकी जो ट्यूब है पेशेंट की हमारी, हम उसको रिमूव कर देंगे. उसके बहुत सारे रीज़न हैं, ये रीड कर लेते हैं. Removing the ectopic pregnancy and keeping the tube will have a significantly higher incidence of recurrent ectopic pregnancy requiring repeat surgery. एक तो higher incidence है recurrent ectopic का, repeat surgery करनी पड़ सकती है, और उसके अलावा भी पेशेंट का फॉलो अप बहुत लंबा हो जाता है. जिनकी salpingotomy हम करते हैं उनको 20% रिस्क ऑफ नीडिंग फर्दर ट्रीटमेंट है. उसमें हमने उनको मीथोट्रेक्सोइड देना होता है और salpingectomy भी करनी पड़ सकती है, और उनका फॉलो अप कराना पड़ता है सीरम बीटा एचसीजी मेजरमेंट के थ्रू, और 7 डेज़ आफ्टर एंड देन वीकली, जब तक कि सीरम बीटा एचसीजी इनका नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क होता है आपके जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के डेवलप होने का. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हो सकता है बिल्कुल. तो इसलिए पेशेंट के बेनिफिट में यही होता है. ऑप्शंस आपने दोनों दे देने हैं, लेकिन रूल यही है कि इफ़ द कॉन्ट्रालैटरल ट्यूब इज़ हेल्दी तो आप यू विल जस्ट रिमूव द एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब. क्वेश्चन नंबर 18. A 15-year-old single teenage girl comes to see you because she had an unplanned pregnancy. She is 9 weeks pregnant after failure of an emergency postcoital contraception. She explains her great inability to handle either the pregnancy care or the child if born for personal and social reasons. How will you handle the situation? अब ये इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली हमारे एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसमें यही होता है कि ऑप्शन इज़ द एडवाइस है टू इन्वॉल्व हर पेरेंट्स, बट उसमें वही बात है कि वो जो है राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में ना बहुत कंसर्न होते हैं. वो कहते हैं कि किसी के भी राइट्स को आप सबोटॉज ना करें और उनको उनके राइट्स मिलें. तो इसी तरह से वो ये कहते हैं कि अगर इफ़ द पर्सन हु इज़ आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अगर उसको उसकी समझ आ रही है बात की जो डॉक्टर बता रहा है, तो आप जो है वो उसकी बात माने, बेशक वो अंडर एज हो, ऑफ एज हो. अब लेकिन पेरेंट्स को इन्वॉल्व ज़रूर करना है. एडवाइस हर टू इन्वॉल्व हर पेरेंट्स बट इंडोर्स हर रिक्वेस्ट इफ़ 2 डॉक्टर्स एग्री that she has sufficient maturity and understanding to appreciate what is involved. उसमें वही बात है, गिलिक कॉम्पिटेंस जो है ना, और फ्रेजर गाइडलाइंस इन्होंने बनाई थी 1982 में. जब उन्होंने एक मदर थी, उन्होंने कहा कि मेरी डॉटर को जो है वो क्यों आप ऑफ़र कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन. तो सारा फिर उसके लिए वो गए थे लॉर्ड के पास, उन्होंने सारा डिस्कस करके फिर उन्होंने रूल बनाया था 1982 में कि नहीं, अगर वो गर्ल जो है या जो भी कॉम्पिटेंट है, अंडरस्टैंड करती है, मेच्योर है, तो उसको उसके राइट के अकॉर्डिंगली जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस या ट्रीटमेंट जो है वो विद और विदाउट पेरेंटल कंसेंट आपने देनी है. ये गुड प्रैक्टिस में आता है इनके. खैर हमारा ये MCQ बहुत कम है, नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 19. The general practitioner calls to ask about the immediate follow-up of a woman who had a suction evacuation of a complete molar pregnancy. What is your advice? अब देखें, एवैक्यूएशन होगी, अगर कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है तो फिर आपने क्या करना है, उनको ये कहना है कि यूरिन प्रेगनेंसी, यूरिन या ब्लड में आप टेस्ट करते रहेंगे उनका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोफिन एवरी 2 वीक्स फॉर 8 वीक्स. अगर नॉर्मल हो जाए, लाइक वो जो है आपने फॉलो करते रहना है 8 वीक्स तक. अगर वो नॉर्मल हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर वो नॉर्मल नहीं होता तो जब से नॉर्मल हुआ उससे ऑनवर्ड आपने उसको फिर फॉलो करते रहना है पेशेंट को फॉर 6 मंथ्स. तो इसमें ये जो है फ़िलहाल सिंपल बात याद रख लेते हैं, वो यही है कि अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, कंप्लीट मोलर था, एवैक्यूएट कर लिया, बीटा एचसीजी फॉलो कर रहे हैं, यूरिन प्रेगनेंसी फॉलो कर रहे हैं, और वो एवरी 2 वीक्स करते रहना है फॉर 8 वीक्स अगर वो जो है नॉर्मल हो जाए, एंड देन फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द डे जो HCG हैज़ फॉलन टू नॉर्मल लेवल्स. ठीक है. और अगर जो है वो 8 वीक्स में नॉर्मल नहीं हुआ, फिर जिस दिन मतलब 6 वीक्स इस तरह से कि आपने जिस दिन एवैक्यूएशन की थी उससे ऑनवर्ड 6 मंथ्स आपने फॉलो अप करना है. और अगर वो 8 वीक्स के अंदर अंदर नॉर्मल नहीं होता, फिर जिस वीक में वो नॉर्मल हुआ है उससे ऑनवर्ड आपने 6 मंथ्स के लिए उन पेशेंट का बीटा HCG 2 वीकली फॉलो करना है. दिस इज़ द रूल फॉर कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी. A woman has an evacuation of partial molar pregnancy. She was 11 weeks pregnant. What is your follow-up plan? Molar pregnancy, gestational trophoblastic disease, बहुत फेवरेट टॉपिक है वैसे CPSP का. इसमें से बहुत MCQs आते हैं, तो इंशाल्लाह हम डेफिनेटली वो सारे ही डिस्कस करेंगे जो रिकॉल्स अब तक आ चुकी हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैं. तो इंशाल्लाह वो सारे ही ऑलमोस्ट हम कवर कर लेंगे. तो अब जो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी होती है उसमें हमने यही करना है. अब इसमें थोड़ा ना डिफरेंट हो गया. HCG आपने जो है कराना है, और उसमें आपने लेवल देखना है, और 4 वीक्स अपार्ट कराना है. 1 कन्फर्मेटरी नॉर्मल यूरिन सैम्पल आफ्टर 4 वीक्स करा लेना है.
Following appropriate treatment of a complete and partial mole pregnancies, what percentage of the women need additional chemotherapy in each case respectively? तो इसमें भी बस आपकी जो है ना ये याद करने वाली बात है, ठीक है, 15 और 0.5%. अगर कंप्लीट मोल है तो उनमें नीड फॉर कीमोथेरेपी 15% में होती है और पार्शल में 0.5 होती है. और इसमें साथ में फीगो का जो इनका टेबल है जिसमें आपने कैलकुलेट करना होता है, उस टेबल को भी ज़रूर गो थ्रू करें और बार बार देखें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली समटाइम्स MCQ इस तरह से आ जाता है कि आपने उसका स्कोरिंग कैलकुलेट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपका पेशेंट जो है वो लो रिस्क है या हाई रिस्क है. पेशेंट जिनकी विमेन विद स्कोर्स 6 या उससे कम है तो उनको लो रिस्क लेबल करते हैं और फिर हमने उनको सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी देनी होती है, इंट्रामस्कुलर मीथोट्रेक्सेट, और साथ में हम उनको रेस्क्यू के लिए फॉलिनिक एसिड देते हैं. असल में ड्रग तो सिर्फ एक मीथोट्रेक्सेट ही होती है. और अगर पेशेंट का स्कोर जो है वो 7 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम उनको मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देते हैं. ये MCQ भी बहुत दफ़ा आ चुका है CPSP में कि आपका पेशेंट जो है आपने उसका स्कोर अपने पास खुद कैलकुलेट करना है और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन उनका सिलेक्ट करना है. ट्रीटमेंट शुड कंटिन्यू अंटिल HCG लेवल हैज़ रिटर्न टू नॉर्मल फॉर अ फर्दर 6 consecutive weeks. The cure rate for women with score 6 is almost 100 and the rate of for women with a score of 7 is 95%. मतलब उनमें आपने ये भी MCQ आ जाता है कि सक्सेस का जो है वो रेट कितना है अगर उसको पेशेंट का रिस्क फैक्टर जो है वो 6 बन रहा है या 7 बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 22. A 36-year-old woman has had a suction evacuation because of a complete molar pregnancy. Her chorionic gonadotrophin levels started to rise 6 months after treatment. Her FIGO 2000 score was assessed as 6. What is your management? अब इसमें तो उन्होंने स्कोर बता दिया है, लेकिन हमारे CPSP के एग्ज़ाम में वो नहीं बताते. वो बस ये बता देते हैं कि एक्सरे पे ये फाइंडिंग्स हैं या अल्ट्रासाउंड पे ये फाइंडिंग्स हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का फिगर स्कोर हमने कैलकुलेट करना होता है. या ये बता देते हैं कि प्रेगनेंसी को जो थी वो मिसकैरेज था, मोल था या टर्म प्रेगनेंसी थी. तो उसके अकॉर्डिंगली उसके 6-7 पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह हम वो भी आपसे शेयर करेंगे. उसको भी ज़रूर गो थ्रू करिएगा, उसको कोशिश करिएगा याद करें, रोज़ देखें, ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप पेशेंट का जल्दी से अपना फिगर स्कोर कैलकुलेट करके जो है उनको ऑप्शन ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट कर लें. तो इसमें हमें पता है, अभी हमने पिछले MCQ में भी डिस्कस किया है कि अगर 6 या उससे कम है तो सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी देनी है, दैट इज़ इंट्रामस्कुलर मीथोट्रेक्सेट. सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ इंडिकेटेड इन प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर बिकॉज इट इज़ लेस सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी. ये भी एक और समझ लें MCQ ही है कि हमने कौन से जो है वो GTD में कीमोथेरेपी नहीं देनी बल्कि सर्जरी करनी है, दैट इज़ प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर विच इज़ लेस सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी. Question number 23. A 28-year-old woman who has received single-agent chemotherapy because of the persistent rise in her chorionic gonadotropin levels after evacuation of a complete molar pregnancy asks about her future fertility options. What will you tell her? देखिए, अब उसमें उन्होंने सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी ले ली है और उसके बाद पेशेंट चाह रही हैं कि हमें उनको बताएं कि उनकी फ्यूचर फर्टिलिटी ऑप्शंस क्या हैं. तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पेशेंट ने जो है शी कैन कंसीव बट आफ्टर 1 year ऑफ कम्प्लीशन ऑफ हर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलेगा. हमारा फॉलोअप में पता है बीटा HCG के थ्रू कर रहे होते हैं पेशेंट को, तो प्रेगनेंसी में बीटा HCG वो राइज़ करता है. तो और उसके अलावा शी इज़ टेकिंग कीमोथेरेपी, तो उसमें रिस्क भी होता है. टेराटोजेनिक ड्रग्स अगर पेशेंट ले रही है तो हमने उनको यही बताना होता है कि आपने 1 year का बीच में जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन आपने यूज़ करनी है और प्रेगनेंसी नहीं करनी, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड रिस्क जो होता है वो भी ज़्यादा होता है कंजेनिटल एनॉमलीज़ का भी पेशेंट बेबी में. क्वेश्चन नंबर 24. To improve the results of treatment of gestational trophoblastic disease, what audit topic would you recommend? अब इसमें क्योंकि GTD जो है ना उसको बाहर जो UK है वहाँ बहुत सीरियस लिया जाता है, बाकी सारी कंट्रीज़ में भी उसको रिपोर्ट करते हैं, उनके 4 सेंटर्स हैं वहाँ पर, और फिर उसका फॉलोअप करते हैं पेशेंट को प्रॉपरली कि कंप्लीट फॉलोअप है पेशेंट का या नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हाईली क्योरेबल है, तो इसको हम क्यों ना प्रिवेंट करें, मॉर्टेलिटी जो है वो पेशेंट को उस तरफ ना जाए. तो इसमें हमारा वैसे इस तरह का कोई MCQ आया कभी नहीं है, लेकिन द प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन विद GTD रजिस्टर्ड विद द रेलिवेंट स्क्रीनिंग सेंटर्स. ये इन द UK द इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन द ट्रीटमेंट प्रोग्राम हैज़ अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स विद हाई क्योर रेट. मतलब वो यही बता रहे हैं कि 98% टू 100% जो है ना एंड लो कीमोथेरेपी फॉलोअप वो करते रहते हैं, इवैक्यूएट करते हैं. 5 to 8% में वो कह रहे हैं कीमोथेरेपी जो है रेट्स है. हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर केसेस ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन ऑफ स्पॉन्टे और मिसकैरेज इफ़ अ वायबल प्रेगनेंसी वॉज डायग्नोज ऑन अल्ट्रासाउंड और फीटल पार्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड.
वो बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, क्योंकि एक पार्शियल मोल में फीटल पार्ट्स भी हो सकते हैं, कार्डिक एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन फिर हमने पीछे एक MCQ भी किया है कि उसमें जस्ट 0.5% रिस्क होता है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत हो। मोलर में 15% होता है। इवैक्यूएशन ऑफ द मोलर प्रेगनेंसी इज़ बेस्ट कैरिड आउट सर्जिकली प्रेफरेबली विदाउट द यूज़ ऑफ द सिंटोस्टिनॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एम्बोलाइजेशन। वो यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि ना यूज़ करें, या अगर यूज़ करनी भी है ना तो बिल्कुल जब इवैक्यूएशन कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद जस्ट फॉर द टू कंट्रोल द हैमरेज, कि पेशेंट की जो है वो हैमरेज कंट्रोल हो जाए और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो डिस्करेज करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। यू आर काउंसलिंग अ कपल हु हैव हैड 2 consecutive miscarriages. She is 22 years old and wants to know if there are any age-related risks of miscarriage. Which of the following age groups is associated with the smallest risk of miscarriage? ये ड्यूहर्स में भी और जो हमारी EBM है उसमें बहुत अच्छा टेबल है, तो हम जो है इसके आगे हम लिख लेते थे, वो इस तरह याद करते थे 11, 12, 15, 25, 50। तो ये इसी तरह से ही है। इसको हम अगर इसी तरह एज इट इज़ याद करें तो 20 to 24 ईयर्स वाली जो एज ग्रुप है ना उसमें सबसे लो होता है रिस्क मिसकैरेज का एज रिलेटेड। लार्ज प्रोस्पेक्टिव स्टडी रिपोर्टेड द एज रिलेटेड रिस्क ऑफ द मिसकैरेज इज रिकग्नाइज प्रेगनेंसीज टू बी 12 to 29। जाहिर है ये थोड़ी टीन एज प्रेगनेंसीज होती हैं, लेकिन हेल्थ ठीक होती है तो 13% रिस्क होता है। 22 to 24 में 11% रिस्क है, और 25 to 29 में 12% रिस्क है, 30 to 34 में 15 है, और 35 to 39 में 25 है। ठीक है, और वही जो है 40 to 44 ईयर्स में 51 है, और 45 से अबव में 93% इसका जो है वो एज रिलेटेड रिस्क हो जाता है मिसकैरेजेस का। तो ये हमें ये इस तरह के MCQ ज़रूर आते हैं। और द रिस्क इज़ हाईएस्ट इन वीमेन 35 और मोर एंड द मेन 40 और मोर ईयर्स। तो इसमें ये भी है कि मेल की भी एज कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन बहुत कम, नेग्लेजिबली। तो 40 ईयर्स से ज़्यादा अगर मेल है तो फिर हम फिर भी सोचेंगे, अदरवाइज़ हमें जो है वो फीमेल की ही एज रिलेटेड ज़्यादा रोल प्ले करती है। ये MCQ ज़रूर आ जाते हैं, तो ये रेशियोज़ परसेंटेजेस ये याद करनी पड़ती हैं। एग्ज़ाम जो होता है ना वो थोड़ा सा आपका काफ़ी सारी चीज़ों की असेसमेंट हो रही होती है ना, आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपका अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज, और उसके अलावा आपका थोड़ा सा ये जो फिगर्स हैं अगर हमें ये पता होगा तो हम पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली काउंसिल कर सकेंगे ना। तो ये हमें याद होने चाहिए, इसमें कोई रटे वाली बात नहीं है। ये हमें हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हमने किस एज के पेशेंट को फिर किस तरह से काउंसिल करना है और क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस देने हैं, और उनको अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो हम उनको ये समझा सकेंगे ना, बिकॉज यू आर 30 ईयर्स और सो और 35 ईयर्स और सो, दैट इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीजन कि आपको ये प्रॉब्लम है। Question number 26. There are cases of the women who have recurrent miscarriages. What percentage of these women have anti-phospholipid antibodies? तो वो यही बता रही है, भी आपका बैकग्राउंड नॉलेज ये असेस कर रहे हैं कि 15% फीमेल्स में जो है वो जो कि रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ आती हैं उनमें ये एंटी-फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ जो है वो पॉजिटिव होती हैं। In women with recurrent miscarriages associated with anti-phospholipid antibodies, the live birth rate in pregnancies with no pharmacological intervention has been reported to be as low as 10%। ठीक है, मतलब अब ये भी MCQ आ जाता है कि अगर एक पेशेंट है उसके पॉजिटिव हैं उनके अंदर एप्ला एंटीबॉडीज़ जो हमारी होती हैं एंटी-फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, तो उनमें अगर इफ़ शी इज़ नॉट विलिंग टू टेक एनी ट्रीटमेंट और इफ़ शी ऑप्ट्स टू गो फॉर नो ट्रीटमेंट, तो आपने उनको यही समझाना है कि देन द चांसेस ऑफ लाइव बर्थ आर जस्ट 10%, कि आपके बेबी में जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन या आप में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, उसके चांसेस जस्ट 10% है। 90% चांसेस हैं दैट यू विल हैव सम कॉम्प्लिकेशंस।